नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टेक संजीवनी कंप्यूटर क्लासेस में। दिस इज शेखर कुलश्रेष्ठ बिफोर यू। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो सीपीसीटी के एग्जाम्स आने वाले हैं 16, 17, 18 जनवरी को, उसके लिए एक प्रैक्टिस सेट बैच चला रहा हूँ, जिसमें मैंने अभी तक 7 वीडियो अपलोड कर रखी हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर के उनको देख सकते हैं, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनकी जो है लिंक आपको दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। उसी सीरीज में आज ये प्रैक्टिस सेट की 8वीं वीडियो है, जिसको आप एंड तक देखिए। इसमें मैंने नए 30 क्वेश्चन को शामिल किया है जो पिछले पेपर्स में आए हुए हैं, और उन्हीं टॉपिक पर आगे आने वाले पेपरों में क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो आप इन सभी को देखिए। इसके अलावा कल के मैंने कल को एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें एम एस एक्सेल को एक्सप्लेन किया था। एम एस एक्सेल क्या होता है उसके बारे में सारी जानकारी मैंने आपको दी थी, और मैथमेटिकल के लगभग 15 के कई फंक्शंस आपको बताए थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप नए किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, जैसे एक्सेल के ही आगे के कुछ विशेष टॉपिक पर, या वर्ड पर, पावर पॉइंट पर, ऑपरेटिंग सिस्टम पर, नेटवर्किंग पर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। अभी अपन जो है देखते हैं इसमें आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चंस हैं इसमें, उनको एक एक करके हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सीडी रोम स्टैंड फॉर। सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? तो देखो, सीडी रोम का पूरा, सीडी का नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो सीडी रोम का नाम हुआ कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ये इसका सेकंड नंबर का आंसर बनेगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह सर्किट बोर्ड जिसके माध्यम से कंप्यूटर के सभी घटक आपस में संचार करते हैं क्या कहलाता है? यानी कि एक सर्किट बोर्ड है, प्रिंट सर्किट बोर्ड आपका, जिससे सभी इक्विपमेंट्स कंप्यूटर के कम्युनिकेट करते हैं आपस में, वो क्या कहलाता है आपका? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो नहीं होता है आपका। सेंट्रल प्रोसेस सीपीयू तो आपका खुद एक प्रोसेसिंग यूनिट है आपका, इसको अपन सीपीयू कहते नहीं है। मदरबोर्ड, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसका आंसर बनेगा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड की सहायता से ही कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं आप। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, इसके नाम से ही पता चल रहा है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का मतलब क्या होता है? जिसमें सारे कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, वो मदरबोर्ड कहलाता है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल के लिए आधुनिक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? यानी कि इनमें से क्या मोबाइल के लिए उपयोग में आने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका? तो देखो, मैक ओएस मोबाइल का नहीं है, ये पीसी का है आपका, कंप्यूटर के लिए उपयोग में आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल कंपनी का है ये आपका। ठीक है, एप्पल का है। उबंटू भी पीसी का ही है आपकी, यानी कि कंप्यूटर के लिए उपयोग में आने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स बेस होता है ये आपका। ठीक है, लाइनेक्स का ही बेस लिए हुए होता है उबंटू। और विंडोज भी आपका पीसी का ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर्सनल कंप्यूटर के लिए या कंप्यूटर के लिए उपयोग में आता है। एंड्रॉयड जो है आपका मोबाइल के लिए उपयोग में आने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल ओएस है। ये फिलहाल गूगल कंपनी के ही प्रोडक्ट है। गूगल कंपनी के द्वारा ही इसको उपलब्ध करवाया जाता है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, आंसर है इसका एंड्रॉयड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमेट्रिक सेंसर का सही वर्ग नहीं है? बायोमेट्रिक सेंसर से पहले भी क्वेश्चंस बने हैं आपका। बायोमेट्रिक सेंसर क्या है, एक वीडियो में मैंने, एक प्रैक्टिस सेट वीडियो में अलग अलग तरह के बायोमेट्रिक सेंसर्स को बताया है, कौन कौन से बायोमेट्रिक सेंसर्स होते हैं। ठीक है, तो बिहेवियरल आपका एक बायोमेट्रिक सेंसर होता है आपका। मॉर्फोलॉजिकल आपका, मैकाट्रॉनिकल और बायोलॉजिकल आपका। तो इसका आंसर बनेगा आपका मैकाट्रॉनिकल, आपका एक बायोमेट्रिक सेंसर का टाइप नहीं है। ठीक है, बिहेवियरल है, मॉर्फोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल है, बट ये वाला नहीं है आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? मतलब जो वेब ब्राउजर नहीं है उसका नाम बताना है अपने को। वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है?
तो वेदू सर्च इंजन है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है यार, ये सर्च इंजन है। ठीक है। गूगल क्रोम, ये ब्राउजर होता है आपका, ये हम सब लोग यूज ही करते हैं अपनी इंडिया में, तो सबसे ज्यादा यूज में आता है गूगल क्रोम का यूज होता है। मोजिला फायरफॉक्स ये भी ब्राउजर है, और सफारी ये भी ब्राउजर है। तो ये तीन तो हो गए ब्राउजर, और ये सर्च इंजन है, इसके नाम में ही लिखा हुआ है सर्च इंजन है। और ये चाइना का सर्च इंजन है आपका, ये भी याद रखना है। ठीक है। चाइना में वेदू सर्च इंजन का यूज होता है, जैसे हमारे यहाँ गूगल सर्च इंजन का सबसे ज्यादा यूज होता है, ऐसे ही चाइना में वेदू सर्च इंजन का यूज होता है आपका, बाइडू करके बाइडू सर्च इंजन रहता है चाइना के अंदर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी वेबसाइट पर वापस आने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए किया जाता है? यानी कि आपने जैसे कोई वेबसाइट ओपन की, और ओपन करने के बाद उसका कुछ कंटेंट आपके ब्राउजर में सेव हो जाता है, या ब्राउजर की मेमोरी में सेव हो जाता है, जिससे आप नेक्स्ट टाइम जब उस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वो जल्दी ओपन हो जाएगी, अपेक्षाकृत फर्स्ट टाइम जब आपने ओपन की होगी उसकी अपेक्षा। तो वो जो फाइलें सेव होती हैं उनको क्या कहा जाता है? मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो किसी ब्राउजर में, तो उसकी कुछ फाइलें आपके कंप्यूटर में ब्राउजर में सेव हो जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो देखो, उन्हें कुकीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? कुकीज। प्लगइन्स नहीं होते, प्लगइन्स तो अलग से सॉफ्टवेयर होते हैं जो अगर अपन अपने ब्राउजर में ऐड कर सकते हैं। प्लगइन्स नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है, ASPS नहीं है, कुकीज इसका आंसर बनेगा आपका। वो कुकीज होती हैं जो कि छोटी छोटी कुकीज क्या होती है, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन फाइलें होती हैं किसी भी वेबसाइट से रिलेटेड, जो कि कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यूज नेट न्यूज ग्रुप के संदर्भ में प्रारंभिक संदेश पोस्ट करने पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं का क्रम है? आपका थ्रेड है, कमेंट है, पोस्ट है, या लिस्ट है आपका? तो एक यूज नेट न्यूज ग्रुप आपका एक रहता है, जिसमें अगर हम कोई कमेंट करते हैं तो उससे क्या आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसके एक सीक्वेंस क्या कहलाता है? तो वो थ्रेड कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? थ्रेड कहलाता है। थ्रेड इसका आंसर बनेगा। 8 नंबर का क्वेश्चन, लेजर प्रिंटर की प्रिंट गति से क्या तात्पर्य? यानी कि मतलब लेजर प्रिंटर जो है उसकी स्पीड किस में मापी जाती है, या कैसे मापी जाती है? तो नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय द प्रिंटर पर मिनट, एक मिनट में प्रिंटर कितने पेज प्रिंट करता है? पहला ऑप्शन तो ये है आपका। ठीक है। दूसरा, नंबर ऑफ वर्ड प्रिंटेड बाय प्रिंटर पर मिनट, नंबर ऑफ सेंटेंसेस प्रिंटेड बाय प्रिंटर पर मिनट, और नंबर ऑफ पैराग्राफ प्रिंटेड बाय द प्रिंटर पर मिनट। तो देखो, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, पहला वाला इसका आंसर सही है। करेक्ट आंसर इज 1। PPM क्या बोला जाता है आपका इसको? PPM, पेज पर मिनट। पेज पर मिनट में किसी भी प्रिंटर की गति को मापा जाता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और सबसे तेज प्रिंट स्पीड किसकी होती है? तो लेजर प्रिंटर की होती है। किसकी होती है आपकी? लेजर प्रिंटर। ये भी याद रखना है। लेजर प्रिंटर जो है लगभग 16 से लेकर के 18 पेज पर मिनट प्रिंट करने में कैपेबल होता है, एक सामान्य लेजर प्रिंटर। बाकी जो हाई स्पीड लेजर प्रिंटर्स होते हैं या जो बड़े बड़े लेजर प्रिंटर होते हैं तो और ज़्यादा मात्रा में पेज को प्रिंट करने में कैपेबल होते हैं। एक सामान्य लेजर प्रिंटर 16 से 18 पेजेस प्रिंट करने में कैपेबल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रण में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रित छवि की गुणवत्ता का मानक माप है? यानी कि प्रिंटिंग के अंदर आपकी जो प्रिंट क्वालिटी है वो कैसे मापी जाती है? आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ प्रिंट इमेज क्वालिटी? प्रिंटेड इमेज की क्वालिटी को किस में मापा जाता है? DPI में, DIP में, DPQ में, DPQ और DQP। ठीक है। तो देखो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। पहला वाला आंसर इसका सही है। इसका डॉट पर इंच, ये इसको बोला जाता है, डॉट पर इंच DPI।
और लेजर प्रिंटर की डीपीआई सबसे ज्यादा होती है। देखो लेजर प्रिंटर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और स्पीड भी बहुत अच्छी होती है, दोनों ही चीजें ठीक है। लेजर प्रिंटर की डीपीआई 600 से आपका 600 से 1500 डीपीआई पर प्रिंट करता है, डॉट पर इंच पर प्रिंट करता है एक लेजर प्रिंटर, जो कि काफी अच्छी प्रिंट क्वालिटी देने में कैपेबल होता है। तो आंसर है इसका डीपीआई, डॉट पर इंच। अच्छा, ये जो डीपीआई है ये रिजोल्यूशन को दर्शाती है। रिजोल्यूशन जितना ज्यादा डीपीआई होगा उतना ही अच्छा रिजोल्यूशन होगा, और जितना ज्यादा अच्छा रिजोल्यूशन होगा डिस्प्ले क्वालिटी उतनी ही या प्रिंट क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी आपकी। तो ये भी अपने को याद रखना है डीपीआई। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि को ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? यानी कि साउंड को इलेक्ट्रिक वेव में कौन कन्वर्ट कर देता है आपका? तो देखो माइक्रोफोन, हेडफोन, हेडसेट और स्पीकर। तो देखो स्पीकर नहीं है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन होता है आपका, क्योंकि आवाज बाहर से देते हैं और वो इलेक्ट्रिक वेव में कन्वर्ट हो जाता है, साउंड से किस में बदल जाता है? इलेक्ट्रिसिटी में, विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। तो ये कौन होता है? माइक्रोफोन होता है आपका। इसका उल्टा कर दें, अगर यहां से यहां कर दें तो वो फिर स्पीकर होता है, क्योंकि वो अंदर से बाहर आवाज के रूप में आपको सुनाई दे। अंदर है तो वो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक साउंड वेव के रूप में, और बाहर जब आता है तो वो साउंड निकल के आती है स्पीकर में। और जबकि माइक्रोफोन में आवाज बाहर से दी जा रही है, अंदर इलेक्ट्रिक सिटी के रूप में वो आपका जाता है। तो माइक्रोफोन इसका आंसर बनेगा। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है, ये भी याद रखना है आपका। इनपुट डिवाइस है ये, ऑडियो इनपुट डिवाइस है। और स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है आपका, आउटपुट डिवाइस। स्पीकर आपका एक आउटपुट डिवाइस है, ये साउंड प्रोड्यूस करने का काम करता है और ये साउंड को इनपुट लेने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट। कंप्यूटर में ऑडियो और वीडियो डालने के लिए हमें उसे क्या करना होता है? तो देखो आंसर सामने आ ही गया था, कोई बात, डिजिटाइज करना होता है, यानी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। किसको? ऑडियो अथवा वीडियो को डालने के लिए। देखो ऑडियो और वीडियो को कंप्यूटर में इनपुट कर, कंप्यूटर क्या है? एक डिजिटल मशीन है, उसमें जो कुछ भी डाला जाएगा वो डिजिटाइज होगा, यानी कि डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो इसमें आपका आंसर बनेगा सेकंड नंबर का, डिजिटाइज, जो सामने आया है। अब अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का। सी भाषा निम्न प्रकार के ऑपरेटर्स का समर्थन करती है जिनका उपयोग चर और स्थिरांकों के साथ व्यंजक बनाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटर में दाएं से बाएं साहचर्यता होती है? तो देखो सी के ऑपरेटर की बात की गई है यहाँ पर। चार अचर मतलब वेरिएबल के साथ में, जैसे हमने यहाँ पे लिखा a=5, b=6, c=a+b, ये हमने लिखा है। तो ये एक वेरिएबल हो गया, ये संख्या हो गई, और ये ऑपरेटर्स हो गए। ये जितने भी चिन्ह होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ऑपरेटर कहलाते हैं। तो a+b यानी 5+6 जुड़ के किसके अंदर आ जाएंगे? सी के अंदर आ जाएंगे। तो ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर दाएं से बाएं साहचर्यता होती है, यानी कि दाएं से बाएं की वो काम करता है आपका। तो देखो ये तो नहीं है इसमें, ये वाला है आपका। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। देखो मैं आपको बताऊं, ये ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर होता है सी का, n%, यानी कि एंड का काम करता है, एंड का। और ये वाला और का काम करता है। ये एक टर्नरी ऑपरेटर होता है, टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं इसको। ये लॉजिक चेक करने का काम करता है, लॉजिकल वर्क करता है आपका, लॉजिक चेक करने का के लिए उपयोग में आता है। तो इसका आंसर यही बनेगा आपका। यहाँ पे एक कोड दिया गया है सी का आपका। देखो यहाँ पर ए की वैल्यू 12 दी गई है, बी की वैल्यू 2 दी गई है। फिर यहाँ पर आपको एक लॉजिक कंडीशन लगाई गई है, ए मोड बी इक्वल टू 0, देन प्रिंट इवन, अदरवाइज प्रिंट ऑड। तो ये एक कंडीशन हो गई आपकी दाएं से बाएं आपका।
फिर यहां से अगर ये सही होगी, ट्रू है आपका ये कंडीशन, तो ये इवन प्रिंट होके आ जाएगा, अदरवाइज ऑड प्रिंट होके आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें बी मोड, ए मोड बी, यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 2, और इसका शेषफल अगर 0 बचे आए, आपका शेष कितना बचा है, जैसे हमने 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल तो 0 बचेगा ही आपका, है ना। तो शेषफल अगर 0 बचा है तो इवन प्रिंट हो जाए, अदरवाइज ऑड प्रिंट हो जाए, तो इसका आंसर आएगा 0 आपका। तो ये टर्नरी ऑपरेटर होता है, इसमें 3 ऑपरेटर यूज में आते हैं, 3 ऑपरेंड यूज में आते हैं। पहला ऑपरेंड कंडीशन, दूसरा ऑपरेंड ट्रू वैल्यू, और तीसरा ऑपरेंड फॉल्स वैल्यू आपका। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर है, इसका आंसर बनेगा सेकंड नंबर का। मुझे लगता है ये समझ में आया होगा। सी प्रोग्रामिंग का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर सी के सारे ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसमें कई तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे यूनिरी ऑपरेटर होता है जो सिंगल ऑपरेंड पर काम करता है, 2 होते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। फिर बाइनरी ऑपरेटर होते हैं कई तरह के, जैसे अरिथमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और स्पेशल पर्पस ऑपरेटर। ये सब बाइनरी ऑपरेटर होते हैं जो 2 ऑपरेंड पर काम करते हैं। और एक होता है टर्नरी ऑपरेटर, या कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं इसको, टर्नरी ऑपरेटर कहा जाता है, आपका 3 ऑपरेंड पर काम करता है। तो ये सारे सी के अंदर उपयोग में आने वाले ऑपरेटर है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, तो वहां से भी आप जो है इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें नेक्स्ट, एल्गोरिथम संदेश प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए एक सममित कुंजी क्रिप्टोग्राफिक तकनीक है, यानी कि विच एल्गोरिथम इज अ सेमेटिक की क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक टू प्रोवाइड मैसेज ऑथेंटिकेशन। यानी कि सेमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी कौन सी है, इसमें से टीएसी, पीएसी, एमएसी, एसएसी। ये इसमें से सेमेट्रिक दो क्रिप्टोग्राफी आपका असेमेट्रिक और सेमेट्रिक 2 तरह की होती हैं आपकी। सेमेट्रिक जिसमें आपका जो एक ही की का यूज किया जाता है, सेम की का उपयोग किया जाता है इनक्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन के लिए, यानी कि इनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए सेम की का उपयोग होता है, वो सेमेट्रिक की होती है। असेमेट्रिक जिसमें अलग अलग की का उपयोग होता है, डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए अलग की उपयोग में आती है और डिक्रिप्ट करने के लिए अलग की का उपयोग होता है, वो आपका असेमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सेमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम कौन सी है आपका, तो वो है MAC एल्गोरिथम। आपका MAC एक सेमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम है। ठीक है, मुझे लगता है सेमेट्रिक असेमेट्रिक दोनों समझ में आया होगा क्या होते हैं। अगला है द OSI मॉडल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लेयर, यानी कि OSI मॉडल में कितनी लेयर होती है। तो देखो पिछले कई पेपरों में मैं OSI मॉडल के बारे में आपको काफी डिटेल में बता चुका हूं। OSI मॉडल यानी कि नेटवर्क पर डेटा के फ्लो को दर्शाने वाला मॉडल, एक कंसेप्चुअल मॉडल होता है जिसके अंदर 7 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं आपकी? 7। जिन्होंने पिछली वीडियो देखी होंगी उनको इसके बारे में पता होगा। ठीक है, ऊपर से लेके नीचे की ओर 7 लेयर होती हैं, जैसे एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ये 7 लेयर, इनको नीचे से पढ़ा जाता है आपका। एक पहली फिजिकल है। अब मान लो आपसे पूछ लिया कि तीसरी लेयर कौन सी है, तो तीसरी लेयर नेटवर्क लेयर है, सेशन नहीं है आपकी। सेशन आपकी 5वीं लेयर होगी क्योंकि इसको नीचे से गिना जाता है। चौथी लेयर ट्रांसपोर्ट है, 5वीं लेयर सेशन है, 6वीं प्रेजेंटेशन है और 7वीं एप्लीकेशन है OSI मॉडल के अंदर। जबकि TCPI मॉडल के अंदर 4 लेयर होती है। एक बार इसका भी क्वेश्चन आया था, 4 लेयर होती हैं। चौथे नंबर पर एप्लीकेशन, तीसरे नंबर पर ट्रांसपोर्ट, दूसरे नंबर पर इंटरनेट और पहले नंबर पर आपका डेटा लिंक लेयर। आपका ये TCP/IP मॉडल होता है। OSI मॉडल एक कंसेप्चुअल मॉडल होता है, TCP/IP मॉडल एक वर्किंग मॉडल होता है। यानी कि हमारा जो डेटा ट्रांसमिशन होता है नेटवर्क पर वो TCP/IP मॉडल के द्वारा किया जाता है, पर उसको समझाने के लिए या उसके कंसेप्चुअल मॉडल के लिए या उसको पढ़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? OSI मॉडल का उपयोग किया जाता है। तो मुझे लगता है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। OSI इसकी एक डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने सभी लेयर के काम
उनके कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं हाई लेयर पर, और कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं हाई लेयर पर, इसका मैंने बकायदा एक पीडीएफ बना करके अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है। आप उसको वहां से देख सकते हैं, ठीक है। और भी कई सारी चीजें मैंने जानकारी जो है एम एस वर्ड के अंदर जितने आपके शॉर्टकट कीज वगैरह आती हैं, जो टैब हैं, जो कमांड्स हैं, उनकी सबकी एक डिटेल जानकारी मैंने जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ और वहाँ पे आपको सारा कंटेंट मिलेगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप मेरे नंबर पर मैसेज कर देना। मेरा मोबाइल नंबर वहाँ लिख के आया होगा आपका नीचे स्क्रॉल पर, या मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका। ये इस नंबर पर आप जो है अपना नाम और सिटी का नाम लिख करके डाल देना, तो आपको मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। सो आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, मैच द कॉलम, निम्न कॉलम्स को मैच करिए, आपस में मैच करके मिलाना है हमें। यहाँ पर हमें टॉपोलॉजी और उनका विवरण दिया गया है। अब कौन सा डिस्क्रिप्शन किस टॉपोलॉजी से मैच खाता है उसके हिसाब से देखना है। तो बस टॉपोलॉजी क्या होती है? बस टॉपोलॉजी प्रत्येक डिवाइस एक समर्पित पॉइंट टू पॉइंट केवल एक केंद्रीकृत नियंत्रक से होता है, जिसे आमतौर पर हब कहा जाता है। नहीं देखो, बस टॉपोलॉजी में हब वगैरह का यूज तो नहीं होता है, केवल एक लंबी केबल बैकबोन के रूप में कार्य करती है जो नेटवर्क में सभी डिवाइसेस को जोड़ती है। तो बस का तो सेकंड हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगी बस की, ठीक है। रिंग टॉपोलॉजी एक मुख्य स्टार टॉपोलॉजी पर रख सकते हैं। स्टार, ये भी नहीं है, अब ये भी नहीं है आपका पे। ये रिंग टॉपोलॉजी का दूसरा नंबर हो जाएगा स्टार टॉपोलॉजी, पहला नंबर हो जाएगा ये वाला। और हाइब्रिड आपका, हाइब्रिड टॉपोलॉजी ये आपका जो है लास्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन वन है आपका ये, पहले का दूसरा सही था अपना, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा ये भी सही था, तीसरे का चौथा, हाइब्रिड का यही मैंने बताया था, हाइब्रिड का ये आएगा, और स्टार का ये आएगा चौथे का पहले, ठीक है। तो यही आएगा आपका पहला। ये सारी टॉपोलॉजीज की डेफिनेशन है। टॉपोलॉजीज होती क्या है आपका? तो टॉपोलॉजीज नेटवर्क पर जो नेटवर्क का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क को टॉपोलॉजी कहा जाता है, या आप ऐसे बोल सकते हैं जियोमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क, क्या कहलाता है आपका? टॉपोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर नेटवर्क में किन्हीं दो नोड्स के बीच के सभी सबसे छोटे पाथों में से सबसे लंबे पाथ की लंबाई को संदर्भित करता है? यानी कोई नेटवर्क है आपका, उनमें दो नोड के बीच में जो अलग मल्टीपल पाथ दिए गए, उनमें सबसे लंबा पाथ कौन सा है उसको बताने के लिए नेटवर्क रेडियस होता है, नेटवर्क डायामीटर होता है, नेटवर्क रेंज होता है, अथवा नेटवर्क एरिया होता है। तो नेटवर्क डायामीटर होता है, इसका आंसर क्या होगा आपका? नेटवर्क डायामीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, जिप फाइल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन उपयोग किया जाता है? देखो भाई, जिप फाइल के कई सारे क्वेश्चन पिछले पेपरों में भी आए हैं और इधर भी आया है आपका। तो देखो यहाँ पे तो ये दिया ही हुआ है, जिप का तो जिप ही होता है, बाकी और भी कई फॉर्मेट होते हैं जिप के। मैंने पिछली वीडियो में इसके सारे आपको एक्सटेंशंस दिए हुए हैं। और इसके अलावा मैं अभी जो आपसे बात कर रहा था कि वर्ड की मैंने एक पीडीएफ अपलोड की है अपने टेलीग्राम चैनल पर, उसमें सारे एक्सटेंशंस भी दिए हुए हैं, मतलब अलग अलग फाइल फॉर्मेट के एक्सटेंशन दिए हुए हैं। इमेज फाइलों के एक्सटेंशन, ऑडियो फाइल्स के एक्सटेंशन, वीडियो फाइल के एक्सटेंशन, और उसी में आपको जिप फाइल के भी सारे एक्सटेंशंस आपको दिए गए हैं। तो वो आप जरूर पढ़ लेना, है ना, टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, आपको मेरा कंटेंट ठीक लग रहा हो, तो देखो मेरी कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, जिससे मुझे भी थोड़ी सी हेल्प हो और आपको जो है नई अच्छा कंटेंट देने के लिए मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन
ज्ञान मिले, है ना। आप और तो मुझे कुछ चाहिए नहीं है, ये सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको लगना कुछ है नहीं है। अपने जो भी स्टूडेंट ग्रुप हैं आपसे जुड़े हुए, आप किसी भी सिटी में हो, आपके से कनेक्टेड जितने भी स्टूडेंट ग्रुप हो, उनमें जो आपको जानकारी हो कि आपका कोई मित्र जो है सीपीसीटी की या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है उसकी तैयारी कर रहा है, तो आप उसको ये वीडियो सेंड कर सकते हो और उसको जोड़ने के लिए कह सकते हो। ठीक है। अगला जो है 18 नंबर का क्वेश्चन, मूल रूप से बिजली गुल होने या अन्य विद्युत समस्याओं की स्थिति में आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक बैकअप बैटरी है। यानी कि इनमें से क्या, जो ये चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से क्या चीज एक बैटरी के रूप में काम करता है, आपके कंप्यूटर को बंद नहीं होने देता है, अगर लाइट चली भी जाए तब भी आपके कंप्यूटर की बैटरी बाकायदा चलती रहती है। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यूनिफाइड पावर सप्लाई, अनटेप्टेबल पावर सिंक और यूनिवर्सल पावर सिंक। तो देखो आपका ये पहला वाला आंसर होगा इसका फर्स्ट नंबर का। देखो ऑप्शन बने आपका अनटेप्टेबल पावर सप्लाई, यही इसका आंसर बनेगा। 19 नंबर का क्वेश्चन, जब उपयोगकर्ता स्पाईवेयर लेखक द्वारा नियंत्रित वेब पेज पर जाता है तो उस पेज में निम्नलिखित जानकारी होती है। तो जब कोई भी यूजर, when the user navigates to web page controlled by a spyware author, the page content, यानी कि जब हम किसी ऐसे वेब पेज पर जाते हैं जो किसी स्पाईवेयर के द्वारा आपका कंट्रोल किया जा रहा है, तो उस पर क्या होता है, एडवेयर टू अटैक यूजर, की लॉगर, सिक्योरिटी होल टू ग्रैब इंफॉर्मेशन, code that attack the browser and force the download and installations of spyware। यानी कि इनमें से क्या रहता है आपका, तो ये चौथे नंबर का होगा इसका आंसर, आपका ऑप्शन नंबर 4 ही है। यानी कि उसमें ऐसा कोड होता है जो आपके कंप्यूटर में स्पाईवेयर को डाउनलोड कर देता है आपका बाय डिफॉल्ट, है ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपने जैसे कोई ऐसी वेबसाइट ओपन की और जिस पर बायस है, तो वो बायस ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है और इंस्टॉल हो जाता है आपकी बिना अनुमति के। तो ये हो गया आपका 20 नंबर क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता को किसमें मापा जाता है, तो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इज मेजर्ड बाय फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट, हैकिंग के द्वारा, क्रैकिंग के द्वारा या फिशिंग के द्वारा। तो इसका आंसर आपका बनेगा पहला, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स के माध्यम से सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता को मापा जाता है कि सॉफ्टवेयर कितना काम करने वाला है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, वो सारी चीजें उसके अंदर अपन को देखनी होती हैं। हैकिंग, क्रैकिंग, फिशिंग, ये तीनों नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड होती हैं आपकी। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी से संबंधित टॉपिक है ये आपके। सॉफ्टवेयर क्वालिटी के लिए आपको इनका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट उपकरण स्रोत से छवियों को कैप्चर करता है जिन्हें बाद में डिजिटल रूप में परिवर्तित किया जाता है और डिस्क पर स्टोर किया जा सकता है। कौन करता है भाई आपका ये सारा काम, यानी कि सोर्स से छवियों को, इमेजेस को लेना और उन्हें कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना। तो माउस तो करता नहीं है भाई, है ना, माउस इनपुट लेता है बट वो इमेजेस वगैरह को कैप्चर नहीं करता है आपका। ठीक है, जॉयस्टिक भी नहीं करता, लाइट पेन भी नहीं करता, स्कैनर करता है। इमेज स्कैनर जो होता है आपका, आप सभी लोगों ने देखा होगा, इमेज स्कैनर की सहायता से हम इमेजेस वगैरह को ले सकते हैं। ठीक है, और उसे कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर। अच्छा, ये फोटो नहीं खींचता है, आपने जैसे मार्कशीट रखी, तो अब वो मार्कशीट को स्कैनर के अंदर रखोगे तो वो उसको एक इमेज में कन्वर्ट कर देगा आपका। ठीक है, जो हार्ड कॉपी है उसको सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है और उस सॉफ्ट कॉपी को आप अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। स्कैनर एक आपका इनपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है ये, इनपुट डिवाइस है, ये भी अपने को याद रखना है। और ये कितने तरह के आते हैं, तो ये 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इमेज स्कैनर होता है, MICR, VCR, OMR और आपका 5वें नंबर पर होता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। ये 5 तरह के स्कैनर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्कैनर।
बायोमेट्रिक स्कैनर एक अलग चीज है, और ये अलग है, ये कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेज हैं आपकी। बायोमेट्रिक स्कैनर वो सिक्योरिटी चेक करने के लिए उपयोग में आता है। 22 नंबर का क्वेश्चन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को बताना है सॉफ्टवेयर के संबंध में। यह कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम को क्रियाशील बनाने के लिए प्रोग्रामों का समूह है। ये सब सही है यार। इसमें आईसी, डायोड, रजिस्टर, क्रिस्टल, बोर्ड, इंसुलेटर आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक घटक शामिल होते हैं। यही गलत है भाई। सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कमांड होती हैं। वो कोई फिजिकल इक्विपमेंट नहीं है कि उसके अंदर डायोड और क्रिस्टल बोर्ड वगैरह ये सारी चीजें हों आपका। तो ये वाला असत्य है, ये वाला गलत है। ये कंप्यूटर उसके अनियंत्रित अंतर्निहित कार्यों और प्रोग्रामिंग भाषाओं के अनुसार भिन्न होता है। ये भी सही है। इसे अनुभवी प्रोग्रामर द्वारा उच्च स्तरीय भाषाओं में डिजाइन और विकसित किया जाता है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर बनेगा। 23 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डिजिटल सिग्नेचर के लिए सही नहीं है? डिजिटल सिग्नेचर में कौन सा कथन सही नहीं होता है? तो इट इज ए मैकेनिज्म फॉर ऑथेंटिकेशन, यानी कि ऑथेंटिकेशन के लिए, यानी कि सही पहचान के लिए ये आवश्यक है। तो अपन जैसे डिजिटल सिग्नेचर करते हैं तो अपने को पता चल जाता है कि हाँ ये सही है। इट इज द स्कैन्ड इमेज ऑफ वन सिग्नेचर, किसी के सिग्नेचर की स्कैन्ड इमेज होती है। तो ये गलत है आपका। इट इज क्रिएटेड बाय इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन, इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन के द्वारा क्रिएटेड होती है। इट कैन नॉट बी डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका इसका आंसर है। ये स्कैन्ड इमेज नहीं है। डिजिटल सिग्नेचर आपका बिल्कुल करंट टाइम में ही किए जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मान लो सिग्नेचर कर दी तो ये डिजिटल सिग्नेचर आपके हो जाते हैं, ऑथेंटिकेशन के लिए उपयोग में आता है। 24 नंबर का, एब्सोल्यूट यूआरएल का उपयोग करता है। कौन करता है एब्सोल्यूट यूआरएल यूजेस? पूर्ण इंटरनेट एड्रेस, आंशिक इंटरनेट एड्रेस, इंटरनेट एड्रेस के प्रथम अर्ध अंश और संबंधित इंटरनेट एड्रेस। तो ये पूर्ण इंटरनेट एड्रेस का उपयोग करता है एब्सोल्यूट यूआरएल। आपका यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, किसी भी वेब पेज का कंप्लीट एड्रेस। अब देखो आगे ना, पूर्ण एड्रेस आपका कंप्लीट एड्रेस क्या कहलाता है? यूआरएल कहलाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एज, याहू, बिंग नहीं है आपका। बिंग एक सर्च इंजन है। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। माइक्रोसॉफ्ट का ही सर्च इंजन है बिंग्स आपका। तो बिंग्स एक सर्च इंजन है, बाकी ये तीनों ब्राउजर हैं आपके। में कौन सा ब्राउजर है? ओ हो, गलत हो गया यार ये तो बिंग्स भी सर्च इंजन है, बिंग्स भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है। सही है। एज ब्राउजर है आपका, एज ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट का ही ये बिंग्स होता है, ये भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है। तो एज इसका आंसर बनेगा। 26 नंबर का क्वेश्चन का सीधा सा मतलब है कि चेक या नकद के बजाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके एक खाते से दूसरे खाते में सीधे धनराशि स्थानांतरित करना। किसका मतलब है? ई केयर का, ई बैंकिंग का, ई ब्लॉक का, या ट्रेडिशनल बैंकिंग का। तो ई बैंकिंग का होता है। ई बैंकिंग का मतलब ही होता है आपका चेक या नकद के बजाय आप डायरेक्ट खाते से, एक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर कर दें। तो ई बैंकिंग इसका आंसर बनेगा। का विजन है शासन को बदलने के लिए ई गवर्नेंस को बदलना, यानी कि द विजन ऑफ इज ट्रांसफॉर्मिंग ई गवर्नेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस, यानी गवर्नेंस को बदलने के लिए उसको ई गवर्नेंस में बदलना। क्या कहलाता है? ई क्रांति, ई केयर, ई पेमेंट, ई ब्लॉक। तो ये ई क्रांति एक मिशन है आपका, जिसका उद्देश्य क्या होता है? ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। तो ई क्रांति आपका एक मिशन है, एक तरह की सरकार की पहल है, सरकार की योजनाएं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा सरकारी कामकाज को जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करना है। उसमें जो सारे सरकारी कामकाजों के जितने भी आपके
पोर्टल है, हर विभाग का एक पोर्टल होना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट का एक पोर्टल होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी पॉलिसी, सरकारी बिल, ये सब आप ऑनलाइन कर सकें, ऐसी एक योजना है। उसका उसका नाम है ई क्रांति आपका, ठीक है। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए ये अपनाई जाती है। 28 नंबर, जिस गति से सीपीयू निर्देशों को निष्पादित कर सकता है उसे क्या कहा जाता है आपका, यानी कि एक समय में सीपीयू कितने कमांड्स को परफॉर्म कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, उसको क्या कहा जाता है आपका। क्लॉक स्पीड, लेटेंसी, थ्रूपुट और इंटेक्स स्पीड। आपका तो देखो इंस्ट्रक्शन स्पीड तो नहीं है, लेटेंसी भी नहीं है, ये क्लॉक स्पीड कहलाती है आपकी। क्या कहलाती है? क्लॉक स्पीड। यानी कि सीपीयू किस स्पीड से आपके निर्देशों को निष्पादित कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। द स्पीड एट विच द सीपीयू कैन कैरी आउट इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड क्लॉक स्पीड। जब सरकार नागरिकों, व्यवसायों और अन्य सरकारी एजेंसियों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है। यानी कि सरकार किससे, नागरिकों से, व्यवसायों से और अन्य सरकारी एजेंसियों से निपटने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए तकनीकी का उपयोग करती है तो वो क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है ई गवर्नेंस। क्या कहलाती है आपकी? ई गवर्नेंस ही आंसर होगा। हाँ, ई गवर्नेंस कहलाती है आपकी, ठीक है। अभी अपन ने ई गवर्नेंस के देखो इस बार बहुत पेपर क्वेश्चन आए हैं ई गवर्नेंस से। अभी 2 क्वेश्चन हो गए, एक इससे पहले वाला था और एक ये हो गया आपका। B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट होता है, वेब एक अलग चीज है। C2E तो ये तो कुछ रहता नहीं है आपका। सिटीजन टू एम्प्लॉय हो सकता है बट है नहीं है आपका, ऐसा कुछ होता नहीं है। G2E तो होता है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय करके तो होता है आपका, बस C2E तो नहीं होता आपका। ई गवर्नेंस है इसका आंसर। अगला 30 नंबर का क्वेश्चन, जब सरकार नागरिकों, व्यवसायों और अन्य सरकारी एजेंसियों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है। तो देखो यार क्वेश्चन तो नहीं बदला, बाकी क्वेश्चन वही है, गलत क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन वही था आपका, 29 नंबर का ही क्वेश्चन था, ठीक है। सो यहाँ पर आपके ये टोटल 30 क्वेश्चन हो गए, इसमें से एक क्वेश्चन अपना गलत हो गया, तो 29 क्वेश्चन अपने ये हो गए हैं आज के इस वीडियो में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, है ना। और मैंने एक्सेल का जो वीडियो डाला हुआ है, कल मैंने अपलोड कर दिया था एक्सेल का डिटेल वीडियो, उसको भी आप देखें। अगर आप किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं उसके पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अब हम मिलते हैं अगले किसी नए प्रैक्टिस सेट वीडियो में। 9 नंबर का प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए बनाऊंगा। मेरा टारगेट है कम से कम आपके 10 से 15 प्रैक्टिस सेट हो जाए पेपर से पहले पहले, जिससे क्या है कि आपका, अगर हम जो है एग्जाम तक लगभग आपके 500 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, ऐसा मेरा उद्देश्य है। तो मैं वो आपके लिए बना रहा हूँ। आप इन सभी वीडियोस को, मेरी जितनी भी लेक्चर अभी हुए हैं और पहले मैंने अपलोड कर रखे हैं, उन सबको देखें और उनमें से आप डिटेल, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की है, आप उसको समझें। उसका कंटेंट मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, ये टेलीग्राम चैनल का क्यूआर दिया हुआ है, आप यहाँ से भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर आप जो है मेरे नंबर पर कमेंट करके आप जो है मुझसे टेलीग्राम चैनल की लिंक मांग लें। थैंक यू वेरी मच।